बनारस का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? गंगा के घाट, मंदिरों की घंटियां और हाँ, वो दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ी। एक शाही सी तस्वीर। बिल्कुल। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि वो जो रेशम के धागे हैं, उनमें जान डालने वाले हाथ, उनकी अपनी कहानी क्या है? आज हम ना उन्हीं बनारसी बुनकरों की दुनिया में थोड़ा उतर रहे हैं। उनके जो रोज के संघर्ष हैं और वो जो ताना बाना है, उसमें उनका भविष्य कैसे उलझा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इस कोशिश में ना हमारे साथ हैं अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख। ये पसमानदा डेमोक्रेसी पर छपा है, बुनकर करघे से संघर्ष तक, ताने बाने में भविष्य की तलाश। अच्छा, ये लेख हमें सीधा उन कारीगरों की जिंदगी में ले जाता है जिनकी कला की हम तारीफ तो बहुत करते हैं, पर उनकी जो असलियत है उससे अनजान रहते हैं अक्सर। बिल्कुल। तो आज मकसद यही है कि ये जो चमकती दुनिया है बनारसी साड़ी की, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। ये कारीगर और खासतौर पर जो अंसारी समुदाय के बुनकर हैं, वो किन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक मुश्किलों से रोज जूझ रहे हैं और कैसे अपनी पहचान, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और विरोधाभास देखिए कैसा है। एक तरफ तो वो लाखों की साड़ी, जिसकी शान, जिसका रुतबा देश विदेश तक, हाँ, और दूसरी तरफ वो बुनकर जो शायद 2 कमरे के घर में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। ये जो फासला है ना, ये खाई, यही आज की हमारी बातचीत का असल मुद्दा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। बनारसी साड़ी सिर्फ कपड़ा तो है नहीं, भारत की पहचान है। हाँ, शाही घरानों से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह दिखती है। लेकिन इसे बनाने वाले कारीगर, जिनमें ज्यादातर अंसारी बुनकर हैं, वो खुद बड़ी तंगाली में जीते हैं। अक्सर 2 छोटे कमरों में पूरा का पूरा परिवार रहता है। उनके लिए ये कला अब शायद बस पेट पालने का जरिया रह गई है। और ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। आंकड़े देखें तो भारत में करीब 6.5 लाख बुनकर परिवार हैं। 6.5 लाख? हाँ, करीब 2 करोड़ लोग सीधे इस काम से जुड़े हैं। बाप रे। अब सोचिए, अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देने वाला तबका, लेकिन जब सरकारी नीतियों की बात आती है, मदद की बात आती है, हाँ, तो वो अक्सर हाशिए पर ही दिखता है। वो तवज्जो नहीं मिलते जिसके वो हकदार हैं। और ये हाशिए पर होना, ये कोई आज की बात नहीं लगती है ना। लेख पढ़ के ऐसा लगा कि इसका इतिहास तो काफी पुराना और थोड़ा दर्दनाक भी है। बिल्कुल। बुनकरों को समाज में पहले जुलाहा कहा जाता था, एक तरह से नीचे देखा जाता था। अच्छा। और ये सिर्फ बाहरी समाज की बात नहीं है, मुस्लिम समाज के अंदर भी इस तरह का भेदभाव दिखता रहा है। अपने ही समाज के अंदर? हाँ, और बात इतनी गहरी थी कि लेख में जिक्र है 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान जैसे बड़े नाम ने भी अपनी किताब असबाबे बगावत हिंद में उन्हें कथित तौर पर बदजात जुलाहा तक कह दिया। अरे! ये उस वक्त की जो सामाजिक ऊंच नीच थी ना, उसको दिखाता है। तो इसी अपमान से बचने के लिए और एक बेहतर पहचान की तलाश में 19वीं सदी के आखिर में इस समुदाय ने अंसारी उपनाम अपनाना शुरू किया। अच्छा, अंसारी। हाँ, जो पैगंबर के साथी थे अंसार, उनसे जुड़ा हुआ। तो क्या नाम बदलने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा फर्क आया? कुछ बदला? जमीनी हकीकत देखें तो नाम बदलने से उनकी तकदीर ज्यादा नहीं बदली। समाज में आज भी उन्हें अक्सर गरीब और पिछड़ा ही समझा जाता है। जबकि विडंबना देखिए, यही वो लोग थे जो आजादी की लड़ाई में खासकर कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इतिहास की किताबों में इनका जिक्र कितना मिलता है? सवाल तो यह है ना। सही बात है। और उनकी कला, अरे वाह, क्या कमाल की चीजें बनाते हैं। कतान, टिश्यू, तंछुई, ये सिर्फ नाम नहीं है। हाँ, ये महीनों की मेहनत है, सब्र है, बारीक कारीगरी है। वो सोने चांदी के धागों से डिजाइन। जादू है, जादू है, बिल्कुल। पर यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस कमाल की, इस जादू की कीमत मिल किसको रही है? और यहीं वो कड़वा सच सामने आता है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, वो साड़ी जो बाजार में हजारों की, लाखों की बिक रही है, उसको बनाने वाले को क्या मिल रहा है? लेख के मुताबिक कई बार तो सिर्फ 100-200 रुपए। 100-200 रुपए? मजाक है क्या? आप अंदाजा लगाइए, एक पूरा परिवार दिन रात करघे पर या पावर लूम पर खट रहा है और महीने में मुश्किल से 10-12 हजार रुपए कमा पा रहा है। 10-12 हजार आज के जमाने में, इतने में घर कैसे चलेगा? किराया, राशन, बच्चों की थोड़ी बहुत फीस अगर हो, दवाई, सब इसी में। सब कुछ। और ऊपर से वो बिजली की कटौती वाली समस्या, जो उत्तर प्रदेश में तो बहुत आम है। बिल्कुल आम है।
दिन में मुश्किल से 12-14 घंटे बिजली मिलती है। तो फिर अब पावर लूम तो बिजली से ही चलेगा ना, बिजली नहीं तो काम बंद, मतलब कमाई और कम। उफ। और सोचिए, एक तरफ सरकार बनारस को मेगा हैंडलूम क्लस्टर का तमगा देके प्रचार कर रही है। हाँ, बड़े बड़ी दावे। और दूसरी तरफ बुनकर बेचारा कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी तो है। ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं लगती, ये तो एक पूरा जाल है, एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। हाँ। लेख में अशिक्षा का भी जिक्र है कि ज्यादातर बच्चे 5वीं-6ठी से आगे पढ़ ही नहीं पाते, बचपन से ही करघे पर बैठ जाते हैं। हाँ, मजबूरी है। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि अच्छी नौकरी या किसी और बेहतर रोजगार के दरवाजे उनके लिए लगभग बंद ही हो गए। बिल्कुल। और फिर सरकारी योजनाएं, वो कागजों पे तो बहुत सारी हैं। हाँ, सुनने में तो आती हैं। पर उन तक पहुंचना ही एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। बैंक लोन चाहिए तो इतने कागजात मांगते हैं जो गरीब बुनकर के पास होते ही नहीं है। अच्छा। अधिकारी भी अक्सर टालमटोल करते हैं। तो नतीजा क्या? वो बेचारा फिर उन्हीं साहूकारों और व्यापारियों के चंगुल में फंस जाता है जिनसे शायद वो बचना चाह रहा था। ये व्यापारी और बुनकर का रिश्ता भी बड़ा अजीब सा है। अक्सर इसे गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल की तरह पेश किया जाता है। हाँ, वो अपनी जगह है। वो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आर्थिक पहलू देखें इसका, तब आर्थिक पहलू देखें तो ये रिश्ता बिल्कुल भी बराबरी का नहीं है। लेख साफ इशारा करता है कि इस साझेदारी में सारा जोखिम बुनकर का है और ज्यादातर मुनाफा व्यापारी का। कैसे? साड़ी का डिजाइन, रंग, धागा सब व्यापारी तय करता है। अच्छा। अगर साड़ी बाजार में नहीं बिकी तो कई बार वो बुनकर को वापस कर दी जाती है। क्या मतलब बुनकर का नुकसान? बिल्कुल, बुनकर का नुकसान। इस शोषण को अक्सर सांस्कृतिक सद्भाव के पर्दे में ढक दिया जाता है। हाँ, उनका मजहब उन्हें हौसला जरूर देता है, वो अपने काम को इबादत जैसा मानते हैं, पर वो उनकी जो रोज की मुश्किलें हैं उनको तो हल नहीं करता ना। सही बात है। और फिर बाजार की लड़ाई तो अलग ही चल रही है। हाथ से बनी जो असली बनारसी साड़ी है उसमें वक्त लगता है, मेहनत लगती है, तो वो महंगी होती है। हाँ, जाहिर है। लेकिन उसका मुकाबला किससे है बाजार में? मुकाबला है सूरत जैसे शहरों के संगठित उद्योग से। वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, आधुनिक मशीनें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड। उनके रोज हजारों साड़ियां बन रही हैं। अच्छा, मशीन से? हाँ, मशीन से। वो सस्ती भी होती हैं और जल्दी तैयार भी हो जाती हैं। तो फिर बनारस, मऊ, मुबारकपुर का ये जो पारंपरिक बिखरावा सा उद्योग है वो उस मशीन मेड माल के सामने कैसे टिकेगा? यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। बनारस का बुनकर छोटे बिखरे हुए करघों पर या पुरानी पावलूम मशीनों पर काम करता है। उत्पादन सीमित होता है, लागत ज्यादा आती है। नतीजा ये होता है कि ग्राहक अक्सर सस्ती मशीनी साड़ी खरीद लेता है। तो बनारसी साड़ी का बाजार सिकुड़ रहा है। हाँ, सिकुड़ रहा है। और ये सिर्फ एक उत्पाद का संकट नहीं है, ये पूरी कला का संकट है और उससे जुड़े लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है। और जब समुदाय के भविष्य का सवाल आता है तो फिर उनकी राजनीतिक आवाज, उसका होना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन लेख तो ये बता रहा है कि यहाँ भी एक बड़ी खामोशी सी है। मुस्लिम राजनीति की जब भी बात होती है उसमें इन अंसारी बुनकरों या जो दूसरे पसमानदा मुसलमान हैं, मतलब पिछड़े मुसलमान, उनके असली मुद्दे कहाँ होते हैं? सही कहा आपने। 1990 के दशक के बाद, खासकर बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे के बाद, एक अलग किस्म की राजनीति हावी हो गई, भाजपा हराओ वाली राजनीति। अच्छा। लेख का तर्क ये है कि इस चक्कर में बुनकरों की रोजी रोटी, उनकी तालीम, सेहत जैसे जो असल जरूरी मसले थे वो पीछे छूट गए और उनकी जगह के माने जाते हैं अशराफ उनके हाथों में रहा। इन नेताओं ने पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि होने का दावा तो किया, लेकिन जो पसमानदा समाज है जिसमें बुनकर, कुरैशी, मंसूरी जैसे कई मेहनतकश तबके आते हैं, उनकी जो जमीनी जरूरतें थीं, उनकी आवाज, उसको अक्सर नजरअंदाज किया। अच्छा। यहीं पर पसमानदा आंदोलन की जरूरत और उसकी अहमियत समझ आती है। वो इसी हाशिए पर पड़े तबके के हक और उनकी हिस्सेदारी की बात करता है। लेकिन क्या बुनकरों ने कभी अपनी ताकत दिखाई ही नहीं? लेख में एक बड़ी दिलचस्प ऐतिहासिक घटना का जिक्र भी है। हाँ, वो 1940 में दिल्ली में हुई आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। हाँ। उसमें कई मुस्लिम जमातें थीं, लेकिन अकेले मोमिन कॉन्फ्रेंस, जो कि बुनकरों का संगठन था, अपने 40,000 नुमाइंदों के साथ वहां पहुंची थी। 40,000? हाँ, ये उनकी संगठित शक्ति और उनकी चेतना का एक जबरदस्त प्रदर्शन था उस वक्त। ये दिखाता है कि उनमें ताकत तो है, बस उसे शायद फिर से जगाने और सही दिशा देने की जरूरत है। तो ये तो हुई सारी मुश्किलें, चुनौतियां, इतिहास की परतें। क्या उम्मीद की कोई किरण भी दिखती है?
क्या कुछ बदल भी रहा है? हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधकारमय ही है। कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिख रहे हैं। जैसे बुनकर समुदाय के कुछ हिस्सों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है। उससे आरक्षण का थोड़ा फायदा मिला है। अच्छा। शिक्षा का स्तर भी पहले से थोड़ा बेहतर हुआ है। नई पीढ़ी में थोड़ी जागरूकता बढ़ रही है। और टेक्नोलॉजी, क्या उसका कुछ असर हो रहा है इसका पर? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। कुछ जो पढ़े लिखे युवा बुनकर हैं, वो अब हिम्मत करके बिचौलियों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? वो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीधे ग्राहकों तक अपनी साड़ियां पहुंचा रहे। अरे वाह। ये अभी छोटे पैमाने पर है, लेकिन ये एक नई राह जरूर दिखाता है। और सरकार की तरफ से भी तो कई योजनाएं सुनने में आती हैं, जैसे मुद्रा योजना है, हथकरघा विकास कार्यक्रम, उस्ताद योजना, इस तरह की चीजें। बिल्कुल है। सरकार ने कोशिशें तो की हैं, कर्ज मुहैया कराने की, हुनर निखारने की और हाथ के काम को पहचान दिलाने के लिए हथकरघा मार्क जैसी पहलें भी हैं। बनारस में मेगा हथकरघा क्लस्टर भी बना है। इन योजनाओं का मकसद तो अच्छा है, लेकिन असली चुनौती है इनका जमीन पर सही ढंग से पहुंचना। मतलब इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, वही। अक्सर जानकारी की कमी या जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल होती है कि बुनकर इनका लाभ नहीं उठा पाते। पर हाँ, ये पहले एक दिशा जरूर देती हैं। तो कुल मिलाकर बनारस के इन बुनकरों की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये खूबसूरत बनारसी साड़ी सिर्फ रेशम और जरी का ताना बाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें उन लाखों मेहनत कशों की जिंदगियां बुनी हुई हैं, उनकी उम्मीदें, उनके संघर्ष और उनके अनसुने सवाल छिपे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कला के लिए सम्मान और अपने जीवन के लिए बराबरी का इंतजार कर रहे हैं। एकदम सही का। और अगर हमें भारत की विविधता को उसकी पूरी गहराई में समझना है, तो हमें सिर्फ चमक दमक नहीं देखनी चाहिए, बल्कि हाशिए पे पड़े इन समुदायों की सच्चाइयों को भी देखना होगा, समझना होगा। पसमानदा आंदोलन भी तो यही सवाल उठा रहा है। क्या हमें सिर्फ उनकी कला चाहिए, या हमें उनकी कला के साथ साथ उनका सम्मान, उनका हक और उनका इंसान होने का गौरव भी सुनिश्चित करना होगा? ये वाकई बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, लेकिन एक विचार के साथ जी, कि कैसे सरकार की नीतियां और जमीनी हकीकत के बीच की जो ये खाई है उसे पाटा जाए। कैसे ये तय हो कि ये सदियों पुरानी कला भी जिंदा रहे और इसे बनाने वाले कारीगरों का भविष्य भी महफूज हो और बाइज्जत हो। इस पर सोचिएगा जरूर।